When you are captaining the side, you are allowed to speak. दोबारा कप्तान बने और जिस तरह उन्होंने कप्तानी छोड़ी वो भारतीय क्रिकेट को डिरेल कर सकता था। आपको थोड़ा इमोशंस पे आपको ध्यान देना जरूरी है। They are watching that and they're saying, "Hang on, what's happening here?" छोटे ये कैप्टनसी है आग का दरिया, नहीं मिलता यहाँ कोई सहारा कोई जरिया। ये कहानी है टीम इंडिया के उन 5 कप्तानों की जिन्होंने टीम इंडिया को आगे ले जाने की बजाय हमेशा पीछे धकेला। ये वो 5 लेजेंडरी प्लेयर जो एज इंडिविजुअल एज प्लेयर तो कमाल थे, जबरदस्त प्लेयर थे, इंडिया की हिस्ट्री के 15-20 बेस्ट प्लेयर्स में काउंट होते होंगे। लेकिन एज कैप्टन उनकी जो पॉलिसीज थी, नॉट नेसेसरली ऑन द फील्ड में जस्ट रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि जो कल्चर उन्होंने टीम में इनकॉर्पोरेट किया, जो पॉलिसीज वो लेके आए, जो कंट्रोवर्सीज में उन्होंने टीम को धकेला, जो मिसमैनेजमेंट उन्होंने की जिसकी वजह से टीम इंडिया को नुकसान पहुंचा, इन 5 कप्तानों की कहानी में पहला नाम है बिशन सिंह बेदी। बिशन सिंह बेदी एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर दुनिया की हिस्ट्री के पहले लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी प्लेयर के लिए। कोई ऐसा प्लेयर जो पायनियर है, जो एक आर्ट को स्टार्ट करता है, इससे बड़ी अचीवमेंट एज ए प्लेयर हो नहीं सकती। उनके स्टैट्स, उनकी विकेटें, वो सब भी अपनी जगह पे एक कमाल की परफॉर्मेंस है। लेकिन एज ए कैप्टन उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने इंडियन क्रिकेट को मोरालिटीज के नाम पे, एथिक्स के नाम पे एक डरपोक और डिफेंसिव टीम बना के रख दिया। पाकिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज थी, 1978 का ये टाइम है, 3 मैचेस की ये सीरीज थी। उन 3 मैचेस की सीरीज में एक मैच इंडिया जीता था, एक मैच पाकिस्तान जीता था, तीसरा मैच साहिवाल में खेला जा रहा था। इस मैच में 40 ओवर गेम में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 205 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए। इंडिया चेस कर रहा था, आखिरी 3 ओवर में इंडिया को 24 रन रिक्वायर्ड थे और इंडिया के पास 8 विकेटें पड़ी थी। एक शटल ओपनर गैकवर्ड खेल रहे थे 70 के करीब रन करके। पाकिस्तान के बॉलिंग सरफराज नवाज कर रहे थे। सरफराज नवाज ने वहां पे 4 बाउंसर्स किए। अंपायर ने उन बाउंसर्स को वाइड नहीं दिया क्योंकि उस टाइम पे बॉडी लाइन बॉलिंग को, नेगेटिव बॉलिंग तो समझा तो जरूर जाता था लेकिन इसके अगेंस्ट कोई रूल नहीं थे, जिसकी वजह से अंपायर ने कोई नो बॉल नहीं दी, कोई वाइड बॉल नहीं दी। तो वहां पर कप्तान बिशन सिंह बेदी ने एज अ प्रोटेस्ट ये डिसीजन किया कि इंडिया इस मैच को कंटिन्यू नहीं करेगा और इंडिया ने वो मैच फोरफीट कर दिया। पाकिस्तान वो सीरीज जीत गई। इसको आप एथिकली या हायर मॉरल ग्राउंड पे जितना मर्जी ले लें, लेकिन एक टीम जब आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें ऑपोजिशन एक रूल को एक्सप्लॉइट करते हुए ऐसी स्ट्रेटजी बनाती है जिससे आपके लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो एज अ कैप्टन आपका काम वहां पे मैदान छोड़ के भाग जाना नहीं होता, वहां आपका काम मुकाबला करना होता है, उसी काउंटर स्ट्रेटजी बनाना होता है। आपके पास कुछ भी होता है, कैच निकलता है, आप अगली 14-15 गेंदों पर 23-24 रन कर सकते थे। आपके पास 8 विकेट थी। इवन अगर आपके 3-4 बैट्समैन हुक करते हुए आउट भी जाते तो स्टिल आपको 3-4 बाउंड्रीज भी मिल जाती। तो मैच जब इतना करीब पहुंच चुका है, उस टाइम पे जाके जस्ट एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर मारते हुए मैच को फोरफीट कर देना, उससे टीम इंडिया के अंदर एक डिफेंसिव अप्रोच पैदा हुई, एक नेगेटिव अप्रोच पैदा हुई, मैदान से भाग जाने का कल्चर वहां से इंट्रोड्यूस हुआ। और बिशन सिंह बेदी की ये डिफेंसिव अप्रोच ने टीम इंडिया को रिजल्ट्स में भी डिपिक्ट किया। उन्होंने 22 टेस्ट मैचेस में टीम इंडिया की कैप्टनसी की, जस्ट 6 मैचेस वो जीत सके। इस तरह का एक वाकया वेस्ट इंडीज में भी हुआ जहां पे उन्होंने इनिंग डिक्लेयर कर दी थी वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स के डर से कि वो बाउंसर्स बहुत करवा रहे हैं। तो प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करना एक अलग चीज है, लेकिन एक डिफिकल्ट चैलेंज का सामना ना करना और उसको एथिक्स या मोरालिटीज का नाम देना, ये वो कल्चर था जिसको बाद में कपिल देव ने आके बदला। और वो जो एक डिफेंसिव अप्रोच बिशन सिंह बेदी ने टीम इंडिया में इनकॉर्पोरेट की थी, कपिल देव ने उसका काउंटर थीसिस करते हुए टीम इंडिया को दोबारा से अपने पैर पे खड़ा होना सिखाया। What did I hit? I'm not sure what it hit. It seems to have hit Salim, judging by the reactions of the players. दूसरा कप्तान जिसने टीम इंडिया की रूट्स को डिस्टर्ब किया वो मोहम्मद अजहरुद्दीन थे। Accused of match fixing. थी कि आप सीबीआई की रिपोर्ट अगर देखें तो उनको नहीं क्लीन चिट मिली गई है। Somebody spoiled my life. मोहम्मद अजहरुद्दीन को जब टीम मिली तो कपिल देव, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, इनके जाने के बाद टीम इंडिया अपने लोएस्ट पे थी। नए प्लेयर से कॉन्फिडेंस नहीं था, इंडिया जीत नहीं पा रहा था। मोहम्मद अजहरुद्दीन वहां पे कैप्टनसी लेते हैं, टीम इंडिया को बिल्ड करना शुरू करते हैं, एक लाजवाब, एक बेहतरीन टीम बनाते हैं। 96 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया फेवरेट करा दी जा रही थी। जस्ट 3-4 सालों में मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टीम को इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर दिया था कि एक ऐसी वीक टीम जिसको कोई चांस नहीं देता था 96 के वर्ल्ड कप में, वो फेवरेट टीम थी। जब श्रीलंका से सेमीफाइनल हुआ तो उससे पहले तक टीम इंडिया उस टूर्नामेंट की सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली टीम चल रही थी, मगर उस सेमीफाइनल में जिन्होंने टॉस का डिसीजन किया
और उस डिसीजन के बाद जब वहां पे सचिन बैटिंग करने गए और उन्होंने पिच की हालत देखी तो वो रो पड़े थे। और उस टॉस के डिसीजन की वजह से इंडिया वहां पे सेमीफाइनल हारा, 96 के वर्ल्ड कप से बाहर हुआ। और उस मैच की कंट्रोवर्सी से एक ऐसा डार्क चैप्टर इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में स्टार्ट हुआ जिसने अगले 4-5 साल इंडियन क्रिकेट को रियून करके रख दिया। 96 को खत्म होके जब मैं क्रिकेट को छोड़ के आया हूँ, जो स्टिंग ऑपरेशन हुए और उनमें जो चीजें सामने आई वो हम सब ने देखी। इवन मोहम्मद अजहरुद्दीन से पहले भी इल्जाम कपिल देव पर भी आया मैच फिक्सिंग का। somebody spoiled my life. लेकिन कोई सबूत नहीं थे। बकायदा जिस कैप्टन ने, जिस लीडर ने टीम इंडिया को करप्ट किया, ऑफिशियली करप्ट किया, वो मोहम्मद अजहरुद्दीन थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टीम को इस हद तक करप्ट कर दिया कि कोई भी मैच जो कि 96 से लेके 98-99 तक खेला गया है इंडिया का, उसके बारे में हम दावे से नहीं कह सकते कि ये मैच एक फेयर प्ले के जरिए खेला गया। तकरीबन हर मैच में डाउट, तकरीबन हर मैच में फिक्सिंग, तकरीबन हर प्लेयर मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व। तो ये जो एक 3-4 साल का डार्क पीरियड इंडियन क्रिकेट में आया, उसने इंडियन क्रिकेट को इतना पीछे धकेल दिया कि उसके बाद अगर सौरव गांगुली की लीडरशिप इंडिया को ना मिलती तो इंडिया शायद इस क्राइसिस से कभी निकल ना पाती। ये तो अच्छा हुआ कि भारत ने जिसे कप्तान बनाया, जो यंगस्टर्स को टीम में लेकर आए, उसके बाद से भारत की टीम की गाड़ी चलती रही। तीसरे कप्तान जिन्होंने टीम इंडिया को नुकसान पहुंचाया वो सचिन तेंदुलकर थे। लाजवाब बैट्समैन, इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री के बेस्ट बैट्समैन, वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री के 3 बेस्ट बैट्समैन में शामिल किए जाएंगे, इसमें कोई डिबेट नहीं है। लेकिन एज अ कैप्टन वो कभी भी इंप्रेसिव कैप्टन नहीं रहे। जब उन्होंने 2 दफा टीम इंडिया की कैप्टनसी की, उस टाइम पे जो रिजल्ट्स आए वो हमारे सामने है। बाद में उन्होंने मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी की, उस टाइम पे जो रिजल्ट्स आए हमारे सामने है। वो एक बॉर्न बैट्समैन थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो कभी भी बॉर्न लीडर नहीं थे। एक लीडर को जिस किस्म की एनर्जी चाहिए होती है, जिस किस्म की मैन मैनेजमेंट चाहिए होती है, जिस किस्म की डिसीजन चाहिए होती है, जो एक करिश्मा चाहिए होता है, वो सब कुछ सचिन तेंदुलकर में नहीं था। एक लाजवाब बैट्समैन होने के बावजूद वो टीम इंडिया जो पिछले 5-6 साल से होम सीरीज में अनबीटेबल थी, वो होम टेस्ट सीरीज हार जाती है। तो टीम इंडिया का सफर बजाय आगे जाने के पीछे आया सचिन तेंदुलकर की कैप्टनसी में। यही वजह है कि जब 2 दफा 90s में, लेट 90s में वो कैप्टन बने और उन्होंने एक्सपीरियंस किया तो उन्हें खुद भी इस चीज का एहसास हो गया कि वो कैप्टन मटेरियल नहीं है। When it began, one would think that Sachin would be captain for life. So the first time he was sacked as captain. The second time he ended it himself. और उसके बाद जब भी उन्हें कैप्टनसी ऑफर की गई, उन्होंने इस ऑफर को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया। वो चाहे जब सौरव गांगुली को कैप्टनसी दी गई उस टाइम भी उन्हें ऑफर किया गया, बाद में जब राहुल द्रविड़ कप्तान बने उस टाइम भी उन्हें ऑफर किया गया, बाद में जब MS धोनी कप्तान बने उस टाइम भी उन्हें ऑफर किया गया। लेकिन वो ये बात जान चुके थे कि कैप्टनसी उनका कप ऑफ टी नहीं है, इसलिए इसके बाद उन्होंने कभी कैप्टनसी ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने चांस लिया, कैप्टनसी एक्सेप्ट की, लेकिन वहां पर भी वो डिलीवर नहीं कर सके। तो सचिन तेंदुलकर ने कोई नेगेटिविटी तो टीम इंडिया में क्रिएट नहीं की, लेकिन सचिन तेंदुलकर के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी एक बेहतरीन कप्तान बनने वाली थी ही नहीं। यही वजह है कि एक बेहतरीन, एक लाजवाब बैट्समैन होने के बावजूद वो कभी अच्छे कप्तान नहीं बन सके। और सचिन के कैप्टनसी रिकॉर्ड भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि वो इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री के चंद वर्स्ट कैप्टन में शामिल होंगे। टीम इंडिया का चौथा वर्स्ट कैप्टन राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को जब कप्तान बनाया गया तो उस वक्त एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी ग्रेग चैपल और सौरव गांगुली के दरमियान, और उस कंट्रोवर्सी का रिजल्ट ये था कि गांगुली को कप्तानी से हटाया गया, राहुल द्रविड़ कप्तान बने। लेकिन वहां पे ग्रेग चैपल ने जो गेम खेली वो ये थी कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट की। उस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत सीनियर प्लेयर्स को जूनियर प्लेयर से दूर किया गया। तो ग्रेग चैपल ने वो इनफेमस, किसी को ये कहा था 6 कैंसर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। टीम के अंदर एक रिफ्ट क्रिएट की गई और कैप्टन राहुल द्रविड़ ये सब कुछ देखते हुए भी अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ खड़े होने की बजाय उन प्लेयर्स के साथ जिन्होंने 10-10 साल राहुल द्रविड़ के साथ क्रिकेट खेली थी, जिन्होंने राहुल द्रविड़ को 10-10 साल बैक किया था, उनके साथ खड़े होने की बजाय राहुल द्रविड़ ने कोच के साथ खड़े होने का डिसीजन किया। और यही वो डिसीजन था जो उनकी कैप्टनसी के लिए वर्स्ट साबित हुआ। अर्ली ऑन, शुरू में कुछ मैचेस में उन्होंने अच्छे रिजल्ट जरूर दिए, लेकिन लेटर ऑन टीम इंडिया ने स्ट्रगल किया, ऑन फील्ड भी ऑफ द फील्ड भी। और जो उनकी कैप्टनसी का वर्स्ट टाइम था वो 2007 का वर्ल्ड कप। एक लाजवाब टीम थी, बेहतरीन 15 प्लेयर, ऐसे 15 प्लेयर जो दुनिया की शायद किसी टीम के पास भी उस वक्त नहीं थे। और अगर कोई 2 टीमें बजाहिर ऑन पेपर वर्ल्ड कप फाइनल खेलने के लिए फेवरेट थी तो वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया थी। ऑस्ट्रेलिया ने तो वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, वर्ल्ड कप का फाइनल जीता भी, लेकिन इंडिया पहले ही राउंड में बाय हुई।
पहले बांग्लादेश से मैच हारे, उसके बाद श्रीलंका से मैच हारे और टूर्नामेंट से बाहर हो गए। Demolished India, the might of India, or India going home. तो राहुल द्रविड़ की ऑन फील्ड कैप्टनसी भी डिफेंसिव कैप्टनसी थी, वो कभी भी अग्रेसिव कैप्टन नहीं रहे थे। सौरव गंगुली ने कैप्टनसी में जो एक अग्रेशन लेके आए थे, जो उन्होंने आंखों में आंखें डाल के खेलना टीम इंडिया को सिखाया था, राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया की उस सारी लर्निंग को अनलर्न कर दिया। ना सिर्फ उस सारी लर्निंग को अनलर्न किया, बल्कि जो यूनिटी सौरव गंगुली ने टीम इंडिया में इंस्टॉल की थी, वो यूनिटी भी उनके दौर में शटर हुई। ओवरऑल राहुल द्रविड़ ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड के बाहर हर तरीके से एक नाकाम कप्तान साबित हुए। पांचवा और आखिरी नाम इस लिस्ट में हार्दिक पांड्या का है। हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया के लिए तो कुछ मैचेस में कप्तानी की, लेकिन जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वो उनकी मुंबई इंडियंस के लिए कैप्टनसी है। मुंबई इंडियंस से पहले जब उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज स्विच की, एक सीजन एज कैप्टन अच्छा गुजारा, तो सबको ये लगा कि हार्दिक पांड्या बड़े जबरदस्त कप्तान है। टीम इंडिया के लिए भी बीच में उन्हें कुछ मैचेस एज कैप्टन मिल रहे थे, एज अ वाइस कैप्टन भी वो खेल रहे थे और रिजल्ट दे रहे थे। लेकिन जब रोहित शर्मा को हटाकर मुंबई इंडियंस का कैप्टन हार्दिक पांड्या को बनाया गया, तो उस वक्त के बाद से हार्दिक पांड्या का जो रिलेशनशिप रहा रोहित शर्मा के साथ, सूर्या कुमार यादव के साथ, तिलक वर्मा के साथ, जसप्रीत बुमराह के साथ, वो कोई अच्छा नहीं रहा। हार्दिक पांड्या के अपने एटीट्यूड के मसाइल थे, उनके अपने कुछ नफसियाती मसाइल थे, वो अब एक इगोइस्टिक पर्सन थे। एक डिक्टेटर की तरह उन्होंने मुंबई इंडियंस को चलाने की कोशिश की, जिसके रिजल्ट में ना सिर्फ मुंबई इंडियंस में एक रिफ्ट आई, बल्कि इंडियन टीम में भी रिफ्ट आई। अभी आप देखते हो कैप्टनसी की डिबेट्स होती हैं, अभी आप देखते हो प्लेयर्स के आपस में रिलेशनशिप में दरारें आई हैं, और ये दरारें इसी वजह से आई हैं कि मुंबई इंडियन का जो कल्चर बना, जो वहां पर एक दरार पैदा हुई, जो वहां पे एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, एक रिफ्ट क्रिएट हुई, उस रिफ्ट का रिजल्ट हमने आईपीएल में भी देखा, उस रिफ्ट का रिजल्ट हमने टीम इंडिया के लिए भी देखा। इस टीम इंडिया की जो यूनिटी चल रही थी पिछले 8-10 साल से, उसकी यूनिटी को ब्रेक करने में हार्दिक पांड्या का बड़ा रोल है।